नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है चरक संहिता, और हम उसी के पन्नों से जानेंगे मदात्य चिकित्सा के बारे में। मतलब शराब या अल्कोहल के सेवन से जो असर होते हैं और उनका आयुर्वेदिक उपचार कैसे होता है। हमारे पास चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के कुछ अंश हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई आयुर्वेद शराब को देखता कैसे है, इसके असर को कैसे समझता है और इससे निपटने के लिए क्या कहता है। और देखिए, शुरू में ही एक बड़ी अनोखी बात पता चलती है। ग्रंथ कहता है कि मद्य यानी शराब अगर सही तरीके से सही मात्रा में ली जाए तो अमृत जैसी है, पर अगर तरीका गलत हो तो वही विष बन जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना। अजीब नहीं, बल्कि आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है ये। देखिए, कोई भी पदार्थ अपने आप में सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका असर इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे, कितना और कौन इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। हाँ, यही बात शराब पर भी लागू होती है। सही मात्रा में सही विधि से ली तो शायद कुछ लाभ हों, जैसे कुछ दवाइयों में होता है, पर मात्रा बढ़ी या विधि गलत हुई तो वो जहर का काम करती है। तो ये जहर कैसे बनती है, मतलब शरीर पर इसका असर कैसे होता है। स्रोत में बताया गया है कि शराब के अपने गुण हैं लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, मतलब तेजी से असर करने वाली, गर्मी बढ़ाने वाली, रूखी। और ये गुण हमारी सबसे कीमती चीज ओजस के गुणों के एकदम उल्टे हैं। जी हाँ, और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। ओजस को आप समझिए, शरीर की जो मूल जीवन शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, सबका आधार। अच्छा। और ओजस के गुण क्या हैं? गुरु, शीत, मृदु, श्लक्ष्ण, यानी स्थिर, शीतल, पोषण देने वाले, स्निग्ध। अब आप खुद सोचिए, शराब के गुण हैं उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष्ण। ये जब शरीर में जाते हैं तो वो सीधे सीधे ओजस को घटाते हैं, उसे कमजोर करते हैं। अच्छा, जैसे पानी आग को बुझाता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। शराब के गुण ओजस के गुणों के विपरीत हैं, तो वो उसे नष्ट करते हैं। इसीलिए शरीर और मन दोनों पर इतना गहरा असर पड़ता है। तो क्या ये असर सब लोगों पर एक जैसा ही होता है या अलग अलग होता है। नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। आयुर्वेद यहाँ त्रिदोष की बात करता है, वात, पित्त, कफ। हर इंसान की प्रकृति इन तीन दोषों के संतुलन से बनती है ना। जी हाँ, तो शराब का असर भी व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चरक संहिता में मदात्य यानी शराब से होने वाले रोग इसी आधार पर बांटे गए हैं कि व्यक्ति में कौन सा दोष ज्यादा बढ़ गया है। मतलब वात प्रधान मदात्य, पित्त प्रधान या कफ प्रधान। बिल्कुल। अच्छा। यानी शराब पीने के बाद जो लक्षण दिखते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से। निश्चित रूप से। मान लीजिए किसी की वात प्रकृति है तो शराब उसमें और ज्यादा रूखापन, चंचलता लाएगी। और पित्त वाले में? पित्त प्रकृति वाले में गर्मी बढ़ेगी, जलन होगी, गुस्सा ज्यादा आ सकता है। और कफ प्रकृति वाले में भारीपन, सुस्ती, आलस बढ़ेगा। ये तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। जी, इसीलिए आयुर्वेद हर व्यक्ति को इकाई मानकर इलाज करता है। नशे की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है क्या, मतलब जैसे जैसे नशा चढ़ता है। हाँ, स्रोत में 3 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था में थोड़ी उत्तेजना होती है, खुशी महसूस होती है, गाना बजाना अच्छा लगता है, पर सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि और स्मृति वो ठीक रहती है। हाँ, एक तरह का एक्साइटमेंट स्टेज। फिर आती है दूसरी अवस्था। इसमें मामला थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। व्यक्ति बहकी बहकी बातें कर सकता है, उल्टी सीधी हरकतें। जी, कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, संतुलन बिगड़ता है, बुद्धि और याददाश्त पर असर साफ दिखने लगता है। हाँ, सेमी कंफ्यूजन की स्थिति। और फिर तीसरी अवस्था, वो तो पूरी तरह चेतना खोने की है। व्यक्ति बिल्कुल बेहोश, जैसे लिखा है लकड़ी के कुंदे की तरह पड़ा रहता है, उसे किसी बात का होश नहीं रहता। बिल्कुल, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये 3 अवस्थाएं दिखाती हैं कि शराब कैसे धीरे धीरे हमारे दिमाग पर, हमारी चेतना पर हावी होती है। हल्की उत्तेजना से शुरू होकर यह सोचने समझने की शक्ति, फिर शारीरिक नियंत्रण और आखिर में पूरी चेतना को ही खत्म कर देती है। ये सिर्फ नशा नहीं है। नहीं, ये चेतना पर एक तरह का हमला है जो धीरे धीरे बढ़ता है। चेतना पर हमले की बात से याद आया, स्रोत में शराब से होने वाले 8 तरह के मानसिक भ्रमों का भी जिक्र है। मद के भेद कहा गया है इन्हें। हाँ, मानसिक विकृतियां। इसमें कुछ रजोगुण प्रधान हैं, जैसे बिना बात के बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा कामुकता। जी, रजस मतलब सक्रियता, पैशन। और कुछ तमोगुण प्रधान हैं, जैसे डर लगना, बहुत गुस्सा आना, गहरा दुख होना, भ्रम में पड़ जाना, अहंकार या नशा, और बहुत ज्यादा नींद आना। हाँ, तमस मतलब जड़ता, अज्ञान, अंधेरा। देखिए, रजस और तमस ये मन के 2 गुण हैं। शराब खासकर तमोगुण को बहुत तेजी से बढ़ाती है। अच्छा। जब तमस बढ़ता है तो क्या होता है, मन की स्पष्टता खत्म हो जाती है, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है
और व्यक्ति फिर इन नकारात्मक भावों में डर, गुस्सा, शोक, मोह इनमें फंस जाता है। ये तो कमाल है। मतलब हजारों साल पहले भी मन पर होने वाले असर को इतनी गहराई से समझा गया था। जी हाँ, आयुर्वेद सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी उतनी अहमियत देता है। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो मदाते के कुछ आम लक्षण भी बताए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, और सूची काफी गंभीर लगती है। जैसे शरीर और मन में बहुत तेज दर्द होना, कंपकमी छूटना, हाँ, ट्रेमर्स, बहुत ज्यादा प्यास लगना, दिमागी उलझन यानी कंफ्यूजन, बुखार जैसा लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, डिस्निया, हाँ, खांसी, बार बार जमाही आना, सीने में भारीपन या जकड़न, जी मिचलाना या उल्टी होना, भ्रम की स्थिति और चक्कर आना। ये लक्षण खुद ही बता रहे हैं कि हालत कितनी गंभीर हो सकती है। ये दिखाता है कि शराब शरीर के लगभग हर सिस्टम पर बुरा असर डाल रही है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सब पर। ये तो वाकई एक इमरजेंसी जैसी स्थिति लगती है। हाँ, शरीर के लिए ये एक आपातकाल ही है। तो फिर आयुर्वेद ऐसी गंभीर स्थिति से निपटता कैसे है? इलाज का सिद्धांत क्या है? यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत बताया गया है। ये माना जाता है कि मदात्य में तीनों दोष यानी वात, पित्त, कफ तीनों ही बिगड़ते हैं। जी हाँ, त्रिदोषज व्याधि है ये। लेकिन इलाज करते समय सबसे पहले उस दोष को शांत किया जाता है जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब जिसके लक्षण सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल। जब वो थोड़ा काबू में आ जाता है तब बाकी दोषों का इलाज किया जाता है। इसके पीछे तर्क बहुत सीधा और व्यवहारिक है। जो दोष सबसे ज्यादा हावी है वही सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है। सही बात है। तो सबसे पहले उसे शांत करने से मरीज को फौरन थोड़ी राहत मिलती है। उसकी पीड़ा कम होती है। इससे मरीज स्थिर होता है और आगे के इलाज के लिए भी रास्ता बनता है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल तरीका है। पहले मुख्य समस्या को संभालो। जी, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। अच्छा, तो जो आपने बताया था कि दोषों के आधार पर मदात्य के प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज, उनके लक्षण भी फिर अलग अलग होंगे? हाँ बिल्कुल, स्रोत में इसका वर्णन है। जैसे वात प्रधान मदात्याय में कंपकंपी, सिरदर्द, नींद न आना, बड़बड़ाना, सांस फूलना, डरावने सपने आना, ये सब वात के लक्षण हैं। चंचलता, रूखापन, गति। हाँ, और पित्त प्रधान में? उसमें शरीर में जलन होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बुखार, पसीना आना, दस्त लगना, चक्कर आना। और त्वचा का रंग पीला या हरा सा पड़ जाना। ये पित्त की गर्मी और तीखेपन को दिखाता है। उष्णता, द्रवता। बिल्कुल। और कफ प्रधान मदात्य में? उसमें उल्टी होना, भूख न लगना, हर समय नींद सी आते रहना, शरीर में भारीपन लगना, ठंड लगना और शरीर चिपचिपा सा महसूस होना। ये कफ के गुण हैं। भारीपन, शीतलता, स्निग्धता, जड़ता। आप देख रहे हैं कैसे हर लक्षण सीधे सीधे उस दोष के बढ़े हुए गुणों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। यही आयुर्वेद के निदान की खूबी है। लक्षणों को देखो, समझो कि कौन सा दोष बढ़ा है और फिर उसी के अनुसार इलाज करो। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है, ये कारण तक पहुंचने का तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग बहुत लंबे समय से शराब पी रहे हैं या जिन्हें आदत पड़ चुकी है, उनके लिए भी कुछ खास बताया गया है? हाँ, दो और गंभीर स्थितियों का जिक्र है, ध्वंसक और विक्षय रोग। ये उन लोगों में होते हैं जो आदतन लगातार शराब पीते रहते हैं, यानी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की गंभीर अवस्था है। ध्वंसक रोग में लिखा है कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मुंह और गला एकदम सूख जाता है, शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उनिंदापन रहता है पर गहरी नींद नहीं आती। ये शरीर के सूखने, रस धातु के क्षय का संकेत है। कफ का क्षय हो रहा है। और दूसरा है विक्षय रोग। इसमें दिल से जुड़ी तकलीफें, सिर दर्द, भ्रम की स्थिति, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण बताए गए हैं। विक्षय तो और भी गंभीर है। यहाँ दोष हृदय और मस्तिष्क जैसे मर्म स्थानों पर असर डाल रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां तो बहुत खतरनाक लगती हैं। हाँ, ये दिखाती हैं कि लंबे समय तक शराब का सेवन शरीर को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। इनका इलाज भी फिर बहुत ध्यान से करना होता है। शरीर को पोषण देना और बिगड़े हुए दोषों को नियंत्रित करना, दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। क्या इनके इलाज के लिए कुछ खास दवाइयों के नाम भी दिए गए हैं स्रोत में? हाँ, कुछ नाम है, जैसे महाकल्याणक घृत, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, ऐसे कुछ नाम हैं। लेकिन इनको बनाने की विधि या इस्तेमाल कैसे करना है, इसका पूरा विवरण इन अंशों में नहीं है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये सिर्फ उदाहरण हैं। आयुर्वेद में इलाज कभी भी नुस्खे देखकर नहीं होता। अच्छा। असली इलाज हमेशा एक योग्य वैद्य ही तय कर सकता है। वो पहले पूरी जांच करेगा, मरीज की प्रकृति क्या है, कौन सा दोष कितना बिगड़ा है, रोग कितना पुराना है, मरीज की अपनी ताकत कितनी है। इन सब बातों को देखकर ही सही दवा, सही मात्रा और सही अनुपान तय किया जाता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, खासकर ऐसी गंभीर स्थितियों में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
हमने देखा कि आयुर्वेद शराब को कैसे देखता है, एक दोधारी तलवार की तरह। बिल्कुल, अमृत भी विष भी। और ये भी देखा कि इसके असर को कितने विस्तार से समझा गया है। नशे की अवस्थाएं, मन पर पड़ने वाले प्रभाव, दोषों के आधार पर लक्षण, जी और इलाज का सिद्धांत भी कितना स्पष्ट है। पहले सबसे प्रमुख दोष को साधो। जी ये वाकई एक बहुत ही गहरी और व्यवस्थित समझ है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों को दबाने पर ध्यान नहीं देता, वो मूल कारण पर जाता है। दोषों का जो असंतुलन है उसे ठीक करता है, जो जीवन शक्ति ओजस कम हो गई है उसे फिर से बढ़ाने पर जोर देता है। मतलब जड़ से इलाज। जी, और ये शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखता। ये मानता है कि मदात्य सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी उतनी ही बड़ी समस्या है और दोनों का इलाज साथ चलना चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ में शराब के नशे, उसकी अलग अलग अवस्थाओं और मन पर पड़ने वाले इतने सूक्ष्म प्रभावों का विश्लेषण मिलता है। आज जब हम एडिक्शन और मेंटल हेल्थ जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या आज की समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने में हम इस पुरानी समझ से कुछ सीख सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।